देव कहते हैं, जी पापा। सेज, प्लीज आज रात। सेजल मुस्कुराते हुए कहती है, आपकी ड्यूटी है देव, आप आराम से जाइए। हम मम्मा पापा रोशनी के साथ आराम से हैं। देव सेजल के पास आकर उसके माथे को चूम दीवान जी कृष्णा के गले लगकर कहता है, जल्दी आता हूँ पापा। शीतल को देकर सीधा ड्यूटी निकलूँगा। दीवान जी गहरी आवाज़ में कहते हैं, देव स्ट्रेस मत लेना, राज को कुछ नहीं होगा, वो कामयाब होकर आएगा। जल्दी जाओ और गुड न्यूज़ के साथ जल्दी वापस आओ। देव दोनों से मिल अपनी ड्यूटी लौट जाता है। घड़ी दिन के 11 बजा रही थी। राज की गाड़ी जयपुर एंटर कर गई थी। वो जयपुर में एंटर कर सीधा सेंट्रल जेल का रुख करते हैं। आधे घंटे में गाड़ी उनकी जयपुर जेल के पीछे वाले गेट नंबर 3 के अंदर एंटर करती है। जैसे ही गाड़ी बाहर गेट की साइड रुकी, राज लंबी सांस लेकर कॉल करके कहता है, देव फाइनली हम बिना किसी रुकावट पहुंच गए। चल अब तू फ़ोन रख और आराम से घर जा। मैं यहाँ के पेपर फॉर्मेलिटी और सारी कार्यवाही करके फ्री होकर कॉल करूँगा। अब तू घर जा। देव भी सारी राज की बात सुन चैन की सांस लेकर कहता है, थैंक्स गॉड जो इन्होंने कोई ड्रामा नहीं किया। राज हंसते हुए कहता है, कसर बाकी नहीं छोड़ी थी, प्रयास पूरा लगाया, लेकिन हर बार निराशा मिली। चल बाय। वो बात कहते हुए गाड़ी खोल बाहर आता है और पांडे कामले को सैंकी को नीचे उतारने का इशारा करता है कि सैंकी फुर्ती से पांडे की कमर से रिवाल्वर निकाल एक फायर हवा में उछाल राज की तरफ निशाना साधते हुए कहता है, एसीपी क्या कहा था मैंने, सैंकी का वार कभी खाली नहीं जाता। अब मरेगा तू कुत्ते की मौत। याद कर ले तेरी बीबी, परिवार और तेरे दोस्त को। इतना बोल महिला कांस्टेबल जो मिसेज भाटिया की ओर अनीता को लिए खड़ी थी, उन्हें देखकर कहता है, 3 तक गिन रहा हूँ, हाथ खोल हट जाना वरना यहीं ढेर कर दूंगा। देव का फ़ोन चालू था। उसने सैंकी की सारी बात सुन ली। वो घबरा कर कहता है, राज राज क्या हुआ एकदम से। सैंकी देव की बात पूरी होने से पहले राज फ़ोन काट अपनी रिवाल्वर सैंकी की ओर तान गुस्से से कहता है, हाथ नीचे कर अपना, वरना कुत्ते की मौत मैं नहीं तू मरेगा। पांडे कामले इन दोनों को लेकर अंदर जाओ, मैं इसे लेकर आता हूँ। सैंकी राज की बात सुन हवा में एक फायर करता है कि उस पर गेट पर तैनात सभी पुलिस कर्मी बाहर की ओर दौड़ते हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही सैंकी राज की तरफ निशाना लगा ट्रिगर दबा देता है। सैंकी को राज की तरफ ट्रिगर दबाते देख अनीता फुर्ती से राज को धक्का देकर दूसरी साइड गिरा देती है और खुद सैंकी की गोली का शिकार हो जाती है। राज एकदम से उठकर देखता है, अनीता के सीने से खून की धार बह रही थी। वो गुस्से में अपनी बंदूक की गोलियां सामने खड़े सैंकी के सीने पर उतार उसे वहीं ढेर कर देता है और भागकर अनीता के पास आकर नम स्वर में कहता है, ये क्या किया तूने अनु। पांडे जल्दी से गाड़ी हॉस्पिटल की ओर घुमाओ। अनीता लंबी सांस लेकर हकलाते हुए कहती है, नहीं राज, मेरा प्रायश्चित पूरा हुआ। तुम्हें धोखा दिया था, उसकी यही सज़ा है मेरे लिए। वक्त पूरा हुआ मेरा। राज तुमसे कुछ कहना है। भाटिया से देव को बचा लेना, उसे अकेले मत छोड़ना राज, उसकी जान को खतरा है। इनका प्लान बहुत बड़ा है। देव देव ये पहले उसे मारेंगे, उसके बाद तुम्हारे परिवार को। अनीता की सांसें उखड़ने लगती हैं और राज का हाथ पकड़कर कहती है, राज मैं झूठ नहीं बोल रही, विश्वास करो मेरा। देव और तुम्हारी जान
राज जलती आंखों से कहता है, पांडे, कहा ना, गाड़ी बाहर निकालो। अनिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो एक हाथ से राज का चेहरा छूकर कहती है, नहीं राज, मेरे पास वक्त नहीं, बोलने दो। माफ़ करना मुझे राज, तुम्हारे सच्चे प्यार को भूलकर इन लोगों के कहने पर तुमसे झूठ बोला। तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, तुम्हारे प्यार को नहीं पहचान पाई राज। हॉस्पिटल नहीं, बस मेरी एक बात मान लो राज, जाते जाते मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस मेरी चिता को अग्नि दे देना राज। मैं बचपन से लावारिस थी राज, एक रिश्ते की मोहताज। कुछ नहीं मिला मुझे, जाते हुए बस तुम्हारा कंधा दे दो, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अनीता को देख और उसकी बात सुन राज की आंखों के कोने भीग गए। अनीता राज का हाथ पकड़कर कहती है, खुद को बचा कर रखना शीतल के लिए, लव यू राज। एकदम से अनीता की सांसें उखड़ने लगी और देखते ही देखते वो राज की बाहों में झूलकर शांत हो जाती है। राज उसे देख आधीरता से कहता है, भगवान कभी किसी बच्चे से उसके माँ बाप मत छीनना, नहीं तो वो अपने जीवन में अन्नू के जैसे भटक जाएंगे। जैसा हश्र आज अन्नू का हुआ, वैसा किसी और का ना हो प्रभु। राज उसका चेहरा देखते हुए नम स्वर में कहता है, जाते जाते तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर गई, जीवन दान दे गई मुझे अन्नू। ईश्वर से प्रार्थना करूँगा आपकी बार वो तुम्हें एक नेक इंसान बनाकर माँ बाप की छत्र छाया में धरती पर भेजें। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करे। राज अपने एक हाथ से उसकी खुली आंखों को बंद कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। पांडे राज को फ़ोन देते हुए कहता है, देव सर का कॉल है, एक बार बात कर लीजिए आप। राज आंखें खोलकर महिरा कांस्टेबल को भाटिया की पत्नी की ओर इशारा करता है, जो एक कोने में खड़ी भाव शून्य सी अनीता संकी के शव को देख रही थी। महिला कांस्टेबल तुरंत मिसेज भाटिया को लेकर साइड चली जाती हैं और इतने में ही जेल प्रशासन के कार्मिक गेट पर पहुंच दोनों को बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर अंदर चले जाते हैं। राज शांत लहजे में, हाँ देव बोल। देव अधीरता से कहता है, राज मेरी कसम खाकर बोल तू ठीक है ना। राज सफ़ेद कपड़े में लिपटी अनीता को देख भावुक स्वर में कहता है, हाँ यार ठीक हूँ। अनु ने खुद को मौत के हवाले कर मुझे जीवन दान देकर अपना प्रायश्चित कर लिया। वो सारी बात देव को बताता है। देव उसे सांत्वना देकर गंभीर आवाज़ में कहता है, जो उसकी किस्मत में लिखा था राज वो हुआ। अपने पापों की सजा भुगती है उसने। तेरे साथ गलत करने का सोचा, देख भगवान ने हाथों हाथ हिसाब पूरा कर दिया। संभाल खुद को और सारी पेपर फॉर्मेलिटी पूरी कर। और हाँ, पांडे ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं भी सर से पूछ तुझे दोबारा कॉल करता हूँ। बस तुझसे एक बार बात हो गई, अब मुझे कोई टेंशन नहीं। और हाँ, जल्दी से फ्री होकर शीतल से बात कर लेना। राज अन्नू के बारे में शीतल को कुछ मत। राज बीच में ही उसे रोक गहरी आवाज़ में कहता है, देव बीबी है वो मेरी, मुझसे जुड़ी हर एक बात जानने का हक है उसका। और आगे जो करूँगा उससे बात कर कोई स्टेप लूँगा। राज गंभीर सांस भरकर ऊपर देखते हुए कहता है, देव मेरा मन गवाही नहीं दे रहा कि अन्नू की आखिरी इच्छा पूरी करूं। मेरी लाइफ पर सिर्फ सोना का हक है। राज अग्रवाल अपने जीते जी कभी भी अपनी पत्नी के अधिकारों को
उसके हक को, उसकी खुशियों को किसी और पर न्यौछावर नहीं करेगा। अन्नू की आखिरी इच्छा मैं कभी पूरा नहीं करूँगा देव। सोना से जिस रात 7 फेरों के बंधन में जुड़ा था, तब से राज की सांसों में सिर्फ सोना बसती है। मानता हूँ अन्नू जरूर कुछ वक्त के लिए मेरी जिंदगी में आई, लेकिन वो सोना की जगह कभी नहीं ले सकती। अन्नू की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं अपनी बीवी का गुनहगार नहीं बन सकता। कंधा जरूर इस इंसानियत के नाते दूंगा, लेकिन उसकी चिता को अग्नि नहीं। उसने बेशक मुझे जीवन दान दिया देव, लेकिन मैं इतना महान नहीं कि उसके गलत कामों को भूल कर अब बहक जाऊं। रस्तोगी सर और यहाँ के ऑफिसर्स के जो ऑर्डर होंगे मैं उसी अनुसार काम करूँगा। चल यहाँ से फ्री होकर कॉल करता हूँ तुझे। इतना बोल फ़ोन रख वहाँ के ऑफिसर्स से बात करता हुआ उनके साथ चला जाता है। देव लंबी सांस लेकर कहता है, थैंक गॉड जो तू ठीक है। आज एक और पापी कांत हुआ। भाटिया अब अगला नंबर तेरे बॉस का और उस नाकाब पोस्ट का है। इस बार राज तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। वो खुद को नॉर्मल कर सामने केबिन में बैठे रस्तोगी के पास चला गया। देव अंदर आकर अपनी सीट पर बैठते हुए रस्तोगी को वहाँ की सारी रिपोर्ट बताता है। इतने में ही जयपुर की सेंट्रल जेल से वहाँ के जेलर का कॉल आता है। वो रस्तोगी से कुछ बातें कर फ़ोन रख देते हैं। रस्तोगी देव को देखकर कहते हैं, देव राज को कॉल करके बोलो जेलर से बात हो गई है। उनकी कस्टडी में दोनों का अंतिम संस्कार करके पूरा पेपर्स वर्क कंप्लीट कर अजमेर के लिए रवाना हो जाओ। बाकी बाद में देखेंगे। ऊपर से भाटिया के वाइफ के क्या ऑर्डर आते हैं। देव खड़े होकर कहता है, जी सर। वो बाहर आकर राज से बात कर उसे सब समझाता है और शीतल को कॉल लगा देता है। शीतल उस वक्त नानी माँ के साथ हॉल में बैठी हुई थी। देव का फ़ोन उठाकर कहती है, जी जीजू। देव हल्की मुस्कान से कहता है, सीतू राज ने मिशन कंप्लीट कर लिया है। एवरीथिंग इज़ फाइन। शाम से पहले वो अजमेर पहुंच जाएगा। गुड न्यूज़ सुन ली ना। अब अपने जीजू का कहना मानो और गुड गर्ल के जैसे खाना खा लो। शीतल भावुक स्वर में कहती है, हमें अपने कान्हा पर पूरा भरोसा था जीजू कि राज अपने मिशन में ज़रूर कामयाब होंगे। वाकई हमारे लिए ये गुड न्यूज़ है, लेकिन सच में हमारा व्रत है। हम अपने राज के साथ रात में डिनर करके अपना व्रत खोलेंगे, लेकिन आपकी बात का मान भी रखेंगे जीजू। आपके लिए हम जूस पी लेते हैं, ठीक है। देव मुस्कुरा कर कहता है, गुड गर्ल। अच्छा ये बताओ मम्मी पापा वर्षा सौर से मिले काफ़ी टाइम हो गया, घर कब चलें साथ में। शीतल शांत लहजे में कहती है, जीजू आप अपने दोस्त से ही बात करिए। कल मॉर्निंग से माँ पापा जी सभी आ रहे हैं, तो शायद 1-2 दिन तो पॉसिबल नहीं होगा। फिर भी जीजू आप राज से बात करिए। संडे हम फ्री हैं। देव मुस्कुरा कर कहता है, ओके डन। संडे का प्रोग्राम रखते हैं। सेजल भी काफ़ी दिनों से मम्मी पापा को याद कर रही है, लेकिन अपनी ड्यूटी के चक्कर में जाना ही नहीं हुआ। इस संडे हम दोनों की ड्यूटी नहीं है, तो पक्का ससुराल में लेडी डॉन से खातिरदारी करवाते हैं। देव की बात सुन शीतल खिलखिला कर कहती है, गुड आइडिया जीजू। वैसे भी बहुत दिन हो गए उसे राज के हाथे चढ़े। देव हंसते हुए कहता है, सही है, एक ही सलेज है हम दोनों की। हमारा हक बनता है भाई उसके साथ मस्ती मजाक का। सच में सीतू, जब तुम्हारा सड़ू
वर्षा की बैंड बजाता है तो डॉक्टर साहब का चेहरा देखने लायक होता है। बेचारा सौर न बीवी का पक्ष ले सकता है, न अपने जीजा को नाराज कर सकता है। शीतल मुंह बनाकर कहती है, बेचारे बेचारे भाई, सच में आप दोनों के बीच फंस जाते हैं। और शरारत से कहती है, जीजू रात में वर्षा अच्छे से क्लास लगाती होगी भाई की। शीतल की बात सुन देव जोर से हंसकर कहता है, चलकर पूछेंगे लेडी डॉन से। ओके शीतल, ध्यान रखना अपना। शाम तक राज आ जाएगा। मैं भी पापा को कॉल कर बता दूं, फिर सेजल से बात करूं। शीतल शांत लहजे में कहती है, ओके जीजू, बाय। वो फ़ोन रख जैसे ही सामने देखती है नानी माँ को अपनी ओर घूरते हुए वो जल्दी से उनके पास जाकर हाथ पकड़ते हुए कहती है, नानी माँ सॉरी, प्लीज़ गुस्सा मत होइए। माँ पापा भैया कोई बड़ा नहीं था हमारे पास, ऐसे में हम आपको कैसे बताते। आप घबरा जाते, टेंशन कर लेते तो हम आपको और गुस्सा को कैसे संभालते। राज से वादा किया था नानी माँ, हम अकेले सब मैनेज कर लेंगे, इसलिए आपको कुछ नहीं बताया। नानी माँ उसका गाल छूकर कहती हैं, राज के मिशन की कामयाबी की खातिर ही व्रत किया ना तूने। शीतल नीचे नजरें करके कहती है, जी नानी माँ, और अब से हर महीने प्रदोष का व्रत करेंगे। नानी माँ प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर कहती हैं, किस्मत वाली है मेरी सैला जो आज के ज़माने में उसे दोनों बहुएं इतनी समझदार मिली हैं। चल अब खुशखबरी सुन ली ना, तो सबसे पहले जूस बनाकर पी। मुझे अच्छे से पता है तूने अभी तक कुछ नहीं लिया होगा। शीतल अटकते हुए कहती है, नानी माँ सुबह पानी पिया था, गुस्सा मत करना, हम अभी आपके सामने 2 गिलास जूस पियेंगे। आप बैठिए, हम अभी बना कर लाते हैं। इतना बोल झट से किचन में भाग जाती है। शीतल की नौटंकी देख नानी माँ मुस्कुरा उठी। इधर राज सारी पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करके बाहर आता है। तब तक 2 बज गए थे। सेंट्रल जेल से थोड़ी ही दूर ही मुक्ति धाम था, जहाँ सैंकी और अनीता का अंतिम संस्कार होना था। दोनों के सब गाड़ी में रखे जा चुके थे। राजगाड़ी पर एक नज़र डाल वहाँ से ऑफिसर के साथ बैठे पांडे और कॉम्बले को लेकर निकल जाता है। पुलिसकर्मी और राज की टीम की ओर देख रेख में दोनों का अंतिम संस्कार करते हुए 3 बज गए। जैसे ही अनीता को अग्नि दी गई, राज की आंखों से अपने आप आंसुओं की बूंदें छलक आई। वो तुरंत मुंह फेर वहाँ से हटकर एक साइड खड़ा आंखों पर ब्लैक गोगल्स लगा लेता है और अपने आप से कहता है, देखो अनु, इतनी सी उम्र में कैसा अंत हुआ तुम्हारा। पहले सबके साथ मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा और अब खुद उसका शिकार बन बैठी। जैसा बोया वैसा पाया, लेकिन हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि मेरी जान बचाने के लिए तुमने खुद को मिटा दिया। राज अपने में गुम था कि पांडे उसके पास आकर कहता है, राज सर पानी। राज तिरछी नज़र से उसे देखकर कहता है, ठीक हूँ मैं पांडे, अभी कुछ नहीं, घर जाकर फ्रेश होऊंगा, उसके बाद खाना पानी। चलो अब जल्दी से एक बार इनके साथ चलते हैं, फिर अजमेर निकलेंगे। शाम तक एनी हाउ अजमेर पहुंचना है। इतना बोल आगे जाकर जेलर और पुलिस ऑफिसर्स के पास जाकर खड़ा हो जाता है। चिता की अग्नि शांत होते ही सब वहाँ से निकल जाते हैं। राज सबके साथ चलते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखता है और होठों में बुदबुदाते हुए कहता है, अलविदा अदनू। आज राज अग्रवाल की जिंदगी से हमेशा के लिए तुम्हारा चैप्टर क्लोज हो गया। वो लंबी सांस भरते हुए गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। सब कामों से फ्री होकर
निकलते हुए राज और उसकी टीम को 5 बज गए। गाड़ी में बैठते ही राज शांत लहजे में कहता है, पांडे काम्बले ऐसा करो, पहले तुम सब लोग कुछ खा पी कर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम नॉन स्टॉप अजमेर निकलेंगे। पांडे शांत लहजे में कहता है, क्यों सर, हम अकेले कैसे? आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। राज गंभीर आवाज़ में कहता है, पांडे बिना सावर लिए कुछ नहीं खाऊंगा, तुम सब आराम से हल्का फुल्का जो खाना हो खा लो। मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं सिर्फ अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी लूँगा ताकि अजमेर पहुँचते पहुँचते थोड़ा आराम मिल जाए। बोला, ऐसा करो, गाड़ी हाईवे पर ले लो, लाइन से होटल है, वहाँ कुछ देखते हैं। इतना बोल अपनी कैब उतार आंखों को बंद कर बैठ गया। जयपुर से बाहर निकलते ही भोला ने गाड़ी एक होटल में रोक दी। हालांकि सभी को जल्दी थी घर पहुंचने की, फिर भी सुबह से भूखे होने के कारण उन सब ने चाय कॉफ़ी के साथ हल्का फुल्का खा लिया। राज अपनी ब्लैक कॉफ़ी लेकर गाड़ी में आकर बैठ जाता है और एक सिप कॉफ़ी का पीकर शीतल का नंबर डायल करता है। शीतल उस वक्त कुशा को दूध पिला रही थी। राज का फ़ोन देख जल्दी से उठाकर कहती है, कांग्रेस राज। राज गहरी आवाज़ में कहता है, आज इस बधाई का असली पात्र कोई और है सोना। शीतल उसकी आवाज़ की कंपन महसूस करके कहती है, राज अपने मन को शांत रखिए। और वहाँ पर क्या हुआ अभी कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, बस इतना कहेंगे, कान्हा जी कहते हैं राज जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप इतना सोचेंगे तो सर दर्द बढ़ जाएगा, जानते हैं ना, बिना कुछ खाए पिए आपके हेडेक शुरू हो जाता है। सुबह भी कुछ खाकर नहीं गए, 10-12 घंटे से भूखे पेट हैं, तकलीफ़ ज़्यादा होगी। राज प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए और जल्दी आइए, हम आपका फेवरेट खाना बनाते हैं। अपने प्रति शीतल की चिंता देख राज बेचैन स्वर में कहता है, तुम्हारी बाहों में सुकून चाहिए सोना। आज कुछ करने का मन नहीं हो रहा यार, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मेरे घर पहुंचने तक सब काम निपटा लेना, जल्दी आता हूँ। शीतल प्यार से कहती है, जी राज, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लव यू। राज फ़ोन को चूम कर कहता है, लव यू मेरी बड़ी सिंड्रेला। वो फ़ोन रख गाड़ी से उतर वहीं टहलने लगा। थोड़ी देर में ही सबके आते भोला ने गाड़ी अजमेर घुमा दी। वहीं देव के फ़ोन आने से दीवान जी कृष्णा की टेंशन दूर हो गई थी। अब वो दोनों सेजल रोशनी के साथ हॉल में बैठे गप्पे मार रहे थे। दूसरी तरफ कल अर्ली मॉर्निंग अजमेर निकलना था तो नीलिमा नेहाल का सारा सामान पैक कर रही थी। वहीं नेहू बेबी बेड पर लेटे टिमटिमा रहे थे। भरत कल निकलने से पहले ज़रूरत का सारा सामान स्टॉक कर अपनी सासू माँ के पास बैठते हुए कहता है, मम्मी पापा की सारी मेडिसिन मैंने मीमा को बता दी है, कल से वो पापा का पूरा ध्यान रखेगी। बाकी का सामान मैं और राजू ले आए। अब आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बस आप पापा का ध्यान रखना। बाकी मैं सैटरडे को एक चक्कर फिर लगाऊंगा। डॉक्टर से एक बार चेकअप करवा लेंगे। आपकी बार कोई इफ बट नहीं, आप मेरे साथ अजमेर चलेंगे। नीलिमा की मम्मी भावुक स्वर में कहती है, बेटा शुक्रिया शब्द भी बहुत छोटा है। जो आपने और समधन समधी जी ने किया वो आज के ज़माने में बेटे वाले करना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकती। शायद मेरा बेटा होता तो वो भी इतना नहीं करता जो आपने। भरत उनका हाथ पकड़ कर कहता है, मम्मी बेटा ही हूँ आपका, और माँ बाप बच्चों को शुक्रिया कहते नहीं आदेश देते अच्छे लगते हैं। आप फालतू का कुछ मत सोचिए, बस पापा का और साथ में खुद का ध्यान रखिए।
बाकी आपके पास बेटा बेटी दोनों है, वो सब हैंडल कर लेंगे।